जय हिंद जय हिंद जय हिंद सबको जय हिंद भाई। तो आज से आपका न्यू बैचेस है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा जानते हैं कि हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक कह सकते हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और दूसरा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कोऑर्डिनेट तो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाने लगा, आपका बैंक, एसएससी, रेलवे वगैरह में भी। ठीक, अब यहाँ मेन बात करें बीपीएससी की, तो बीपीएससी प्राइमरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी 3 फेज में हम लोग जानते हैं कि 6 से 8 एग्जाम होता है। 6 से 8 के लिए अलग होता है, 9-10 के लिए अलग होता है और 11-12 के लिए अलग होता है आपका। तीनों के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण होगा बीपीएससी के लिए। और साथ ही साथ और जो एग्जाम्स भी हैं आपके, यूपी टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, एलटी हो गया, जीआईसी हो गया, केवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, इन सब में अच्छे खासे वेटेज इस टॉपिक के रहते हैं। तो अगर 6 से 8 में देखा जाए, बीपीएससी की पहले बात कर लें, तो बीपीएससी 6 से 8 में अगर बात करें तो 40 क्वेश्चंस पूछा जाता है मैथ्स का। कितना होगा? 40 क्वेश्चन। जैसा कि जानते हैं 40 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के पूछे जाते हैं। टोटल 80 में जो है, 80 में आपका 40 मैथ्स का पूछा जाता है और 40 साइंस का पूछा जाता है। तो इस 40 क्वेश्चंस में अच्छा खासा 4 से 5 क्वेश्चंस आपका इससे रिलेटेड रहता है। ये 9-10 के सिलेबस में भी है, 11-12 के सिलेबस में भी होता है। तो 4 से 5 क्वेश्चंस अच्छा और ठीक ठाक, मतलब सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, सरकम सेंटर, इन सेंटर, स्ट्रेट लाइन तक चीजें पूछी जाती है। तो अच्छा खासा 4 से 5 क्वेश्चंस आप पिछली बार तीनों टीआरई उठा करके देख लें, इसके पहले वाले टीआरई को, तो अच्छा 4-5 क्वेश्चंस इससे आपको मिलेगा, पूछा जाएगा आपका। फिर बात करें हम 9-10 वाले से, तो 9-10 वाले में भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस इससे भी बन जाता है। 4 से 5 क्वेश्चन इसमें। एक बच्चे जो पिछली बार देखेंगे, जब भी आप बीपीएससी का फॉर्म भरोगे तो वहां इन जनरल रहता है क्या, 6 से 8 में 6 से 8 का सिलेबस पूछेगा, 9-10 में 9-10 का सिलेबस पूछेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपका। ठीक है, इन दोनों में आपको 6 से लेकर के 10th तक का ही सिलेबस पूछता है। और 6 से 8 वाले में भी देखेंगे तो आपको मैक्सिमम चीजें 6 से 10 वाला, मतलब 8, 9, 10 वाला है। प्रोबेबिलिटी तो 6 से 8 में नहीं है, प्रोबेबिलिटी से 2-3 सवाल 6 से 8 में पूछता है आपका। कोऑर्डिनेट भी 6 से 8 में नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेट से 3-4, 4-5, कभी 3, कभी 4, कभी 5-5 सवाल तक पूछा गया। मतलब ठीक ठाक वेटेज आपका दिया जाता है। तो जो गलती किया था 6 से 8 वाले में कि केवल 6 से 8 का पढ़ के जाएंगे, उनका बंटाधार हुआ था। मेरे कहे अनुसार इसके पहले टीआरई में जिन्होंने मैथ्स 6 से 8 में 6 से 8 नहीं 6 से 10 वाला सिलेबस कवर किया था, उन्हें मैथ्स आसानी से लग गया था। और पिछली बार का ही लास्ट टाइम का अगर पेपर देखेंगे तो 9-10 की तुलना में 6 से 8 के क्वेश्चन ज्यादा स्तरीय थे। 6 से 8 के क्वेश्चन आपके ज्यादा स्तरीय थे। तो ये ध्यान देखना है, दोनों में 6 से 10 वाला आपका। फिर अगर बात करें हम बीपीएससी 11-12 में, बीपीएससी 11-12 की अगर बात करें तो 11-12 वाला में लगभग आपका कोऑर्डिनेट, 6 से 10 वाले में तो बस आपको केवल स्ट्रेट लाइन तक पढ़ना है। लेकिन 11-12 में कोऑर्डिनेट, मतलब 11-12 हो गया बीपीएससी 11-12 या यूपी टीजीटी प्लस पीजीटी हो गया आपका। ठीक है, एलटी हो गया, जीआईसी हो गया, या फिर आपका केवीएस हो गया, या फिर आपका एनवीएस हो गया, या फिर आपका ईएमआरएस हो गया आपका। इन सारे टॉपिक, इन सब में अगर, मतलब और भी एग्जाम राजस्थान वाला ले लीजिए, एमपी का ले लीजिए, बाकी सब भी अगर आप ले लें तो लगभग आपका इन सब में 15 से 20 सवाल तक आपका कोऑर्डिनेट से पूछा जाता है। इसमें केवल स्ट्रेट लाइन ही नहीं, सब कुछ आपको पढ़ना होता है। 2 डायमेंशन, यहां हम केवल 2D की बात कर रहे हैं। वेक्टर और 3D तो हटा दीजिए, वेक्टर और 3D का तो फिर अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है आपका। आता वो भी कोऑर्डिनेट में है, मतलब अगर 2D, 3D और वेक्टर मिला लें तो लगभग 30 से 35 सवाल आपके बनते हैं, चाहे एलटी हो, चाहे जीआईसी हो, चाहे यूपी टीजीटी हो, चाहे यूपी पीजीटी हो। फिलहाल हम केवल 2D की बात कर रहे हैं। यहां आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम
आ जाएगा, फिर आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो जाता है, सर्किल हो जाता है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। इतनी सारी चीजें इसमें पढ़ी जाती है, जिसमें से 2 से 3 सवाल आपका पॉइंट से पूछता है, वही 2 से 3 सवाल आपका स्ट्रेट लाइन से पूछता है, 1 से 2 सवाल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से, 4 से 5 सवाल आपका सर्किल से बनता है, और कॉनिक सेक्शन यानी पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला से ऑन एवरेज 1-1, 2-2 मतलब 5-6 सवाल आपका वहां से बनता। तो ही हमने बताया क्या, लगभग आपका 15 से 20 सवाल, तो 15 से 20 सवाल अच्छा खासा वेटेज होता है ना। और थोड़ा सा अगर देखें तो ये आसान होता है और टॉपिक के मुकाबले, थोड़ा सा फार्मूला इसमें, मतलब इसके टॉपिक में कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमें नहीं आता है, हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए। जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, कभी कभी आप क्या कह सकते हैं, कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करना आपका हो गया, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स, या रिलेशन हो गया आपका। तो ऐसा लगता है कि हमें आता तो है, लेकिन लगाने जाते हैं तो नहीं आता है। लेकिन कोऑर्डिनेट के साथ ऐसी बात नहीं है। अगर क्वेश्चन देख के अगर समझ में आ जाएगा कि हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि मतलब फार्मूला है, फार्मूला याद है, तो ज्यादातर क्वेश्चंस हम आसानी से कर सकते हैं। थोड़ी सी बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की बस आवश्यकता होती है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हर एग्जाम्स के लिए आपका हो जाता है। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें बाकी बच्चों को, कि ये तो पेड क्लास लेने का समय था, तो अगर पेड वाले बच्चे हैं उन तक भी आप सूचना पहुंचा दें, ऐसे मैंने कल क्लास में बताया था। ठीक है, लेकिन अगर नहीं पहुंच पाया है तो आप एक बार फिर से बता दें, कल जो एब्सेंट होंगे, कल लाइव क्लास से नहीं जुड़े होंगे, उन्हें पता चल जाए वो सारी चीजें आपकी। चलिए, तो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कोऑर्डिनेट एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमने क्या कि 6 से 8 में पूछता है, 9-10 भी पूछता है, 11-12 भी पूछता है। तो जिनका जो पहले से पढ़े हुए हैं वो क्लास छोड़ के भी जा सकते हैं, लेकिन अगर रिवीजन करना है तो वो कर सकते हैं, फायदा ही होगा, कुछ नुकसान होना नहीं है। बीपीएससी एक बहुत बड़ा मौका आपको देगा, 6 से 8 में भी वैकेंसी आनी है, 9-10 में भी आनी है, 11-12 में भी आनी है, जिसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आपकी आनी है 11-12 में, क्योंकि टीआरई 3 में कई सारे सब्जेक्ट्स में तो 90% सीट भरा ही नहीं है। मैथ्स में 90% तो खाली नहीं था, लेकिन ठीक ठाक सीट मैथ्स वाले में भी खाली है आपका। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा अगर आपने स्टेट 2 निकाला हुआ है। अगर स्टेट 2 नहीं निकाला है तो भरसक आपको जून लास्ट या जुलाई तक में उसका एग्जाम जल्दी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देगा, तो स्टेट के लिए आप लगेंगे। स्टेट 2 अगर निकाल के रखा तब तो कोई बात नहीं, स्टेट 2 अगर निकला है तो बीपीएससी 11th-12th में आपके सेलेक्ट होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके लिए बस थोड़ा सा आप रिवीजन एक बार किए रहेंगे। चलिए, तो कोऑर्डिनेट है क्या? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच अ स्टडी अबाउट ज्योमेट्री विथ हेल्प ऑफ अलजेब्रा। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गणित की वह शाखा है जिसमें हम ज्यामिति पढ़ते हैं, लेकिन किसकी मदद से? बीज गणित की मदद से पढ़ते हैं। पढ़ना हमें ज्यामिति ही है। 9th-10th में हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं। 9th-10th क्या 3rd-4th से ही स्टार्ट हो जाता है ज्योमेट्री, कि ट्रायंगल कैसे बनता है भाई, पेंटागन कैसे बनता है, हेक्सागन कैसे बनता है, सर्किल कैसे बनाते हैं। ठीक, हाँ, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला उस समय नहीं बताया जाता, लेकिन सारी चीजें तो पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन के बारे में, सर्किल वगैरह के बारे में। 9th-10th तक आते आते हम क्या थ्योरम्स और एक्सियोम्स की मदद से पढ़ते हैं, यानी प्रमेय और अभिगृहित की मदद से पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी भी जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना भाई कि ये एक सर्किल है हमारा, अब इसमें बाहर के पॉइंट से हम 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, इन दोनों टेंजेंट का लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है हमारा। या फिर ज्योमेट्री में पढ़ते होगे कि क्या सेमी सर्किल के बने एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। या फिर पढ़ते हैं कि ये कोई कॉर्ड है हमारा, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालें तो ये कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बहुत सारे इस टाइप के थ्योरम से, बहुत सारे इस टाइप के क्या हैं आपके
थ्योरम्स की मदद से पढ़ते। तो अभी भी स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ते हैं कि ये लाइन खींचा हमने तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है एंगल, ठीक। बहुत सारी 9th-10th में हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं भाई कि भाई क्या कि लाइन इस तरह से गया तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। लाइन हमारा क्या इस तरह से गया तो क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा हमारा। लाइन अगर क्या है, दूसरा ए बी है, इसी के ऊपर दूसरा लाइन हमने पी क्यू खींच दिया, पी क्यू भी इसी पे है, तो क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहा। बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते थे ज्योमेट्री में, बहुत सारी चीजें हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते थे, तो वो सारी चीजों को ही पढ़ना है। और अलजेब्रा में क्या पढ़ते थे, इक्वेशन के बारे में। अलजेब्रा में क्या पढ़ते हैं कि हाँ भाई कि x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, 2x प्लस वाई माइनस, तो एक्स वाई का मान बताओ। अलग अलग मेथड पढ़ते थे कि एलिमिनेशन मेथड है, यानी क्या है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते थे वहां पे। तो अलजेब्रा में कोई ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो सारी चीजें, इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग किस में पढ़ते थे, अलजेब्रा में पढ़ते थे। तो अब ज्योमेट्री के बारे में यहां भी पढ़ना है, लेकिन हम क्या, इक्वेशन की मदद से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही हमने कहा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या हमारा, तो हमने बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच अ स्टडी अबाउट दैट फिगर, सॉरी, अ स्टडी अबाउट ज्योमेट्री विथ हेल्प ऑफ अलजेब्रा। हमारा यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां मेन हम लोग पढ़ते क्या, मेन यहां बात करेंगे तो जैसे हमारा क्या कि कोई भी पॉइंट है हमारा P, 2D, पहले हम लोग क्या 2 डायमेंशनल द्विविमीय ज्यामिति पढ़ते हैं, फिर वेक्टर और 3D यानी सदिश राशि और त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ते हैं। तो द्विविमीय और त्रिविमीय में क्या अंतर है हमारा, द्विविमीय और त्रिविमीय, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में क्या अंतर है। तो 2 डायमेंशनल में हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, किसी भी वस्तु की स्थिति हम जो बताते हैं वो क्या, एक समतल में बताते हैं। क्या बताते हैं, एक समतल में बताते हैं। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में एक पंखा लगा हुआ है, पंखे को एक पॉइंट मान लें, पंखे को एक बिंदु मान लिया जाए हमारा। अब छत हमारा आपका जो होगा वो क्या है, द्विविमीय है, 2 डायमेंशनल है हमारा। लेकिन अगर कमरे की बात करें तो कमरा हमारा क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल हो जाएगा, त्रिविमीय हो जाएगा हमारा। तो अगर छत पर पंखे की स्थिति बतानी है तो खाली लंबाई और चौड़ाई बताने से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन अगर कमरे में बताना है तो हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बताना पड़ेगा, तीनों बताना पड़ेगा हमारा। जैसे सर्किल हमारा क्या है, 2 डायमेंशनल, लेकिन स्फीयर की बात करेंगे तो वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल। तो ये सारी चीजें। तो अब इस P पॉइंट का हमें पोजीशन बताना है। तो अब अगर हमसे कोई सवाल अगर पूछे कि दिल्ली कितनी दूर है, सवाल अगर आपसे कोई पूछे कि दिल्ली कितनी दूर है भाई, तो मजाक मजाक में हम जब कहते हैं जरूर भाई दिल्ली अभी दूर है, अक्सर कोई चीज हम देखते हैं ना, बरत कहते हैं ना कि दिल्ली अभी दूर है भाई, तो दिल्ली दूर, जो दशा चल रही है यूपी की, दिल्ली सही में दूर हो जाएगी। जो दशा चल रही है कि 7 साल से कोई प्राइमरी की वैकेंसी नहीं, एलटी की वैकेंसी की दशा यूपी में वही दशा कर रहा है। परसों बाबा ने भाई साफ साफ कहा कि जहां कम विद्यालय हैं वहां पे 15-15 बच्चा 3 विद्यालय में रहे, उससे तीनों को मर्ज करके 45 बच्चे में 4 टीचर रख दिया जाए, फलाना डिमाका। देखिए वो सब कुछ है, कुछ पब्लिक का भी दोष है, कुछ मतलब भाई शासन का तो दोष है ही। आप धीरे धीरे टीचर को खत्म कर दोगे तो कौन अपना बच्चा का भविष्य बर्बाद करने जाएगा, भविष्य बर्बाद करने भेजेगा नहीं। तो धीरे धीरे बच्चे कम होने लगे, धीरे बच्चों को एक साथ करिए, तो क्या गारंटी है कि 3 विद्यालय को मिला के 1 कर देंगे, तो 2 साल 4 साल बाद फिर क्या होगा, फिर 3 विद्यालय को मिला के 1 विद्यालय कर देंगे। तो धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था कहेंगे बचबे नहीं आ रहा, बचबे नहीं आ रहा। अरे बचवा कैसे नहीं आएगा, आज तक ऐसा है कभी संभव कि सरकार चाहे तो ना आए, सरकार अगर चाहे तो ना आए बच्चा, ये तो कभी संभव ही नहीं है। संभव उस तरह से पहले क्या पकड़ना पड़े, व्यवस्था देना। 15-20 साल पहले कैसे बच्चा आता था,
मतलब यहां यूपी की दशा, मतलब प्रयागराज की बात करें तो क्या होता था, जीआईसी वगैरह में बच्चा कंपटीशन देता था कि मेरा एडमिशन हो जाए, सीएवी कॉलेज है या केपी कॉलेज था। आज 20 साल में पता चला, 20 साल में दशा ये हो गई कि वहां सीट भरना मुश्किल हो जाता। तो धीरे धीरे व्यवस्थाओं में किया गया। खैर चलिए, वो राजनीतिक बातें हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग। लेकिन जागरूक तो आज ना कल होना ही पड़ेगा, करना भी हमें, आपको ही होगा, कोई तीसरा तो खैर करेगा नहीं। चलिए, तो यहां पर ऑब्जेक्ट दिल्ली कितनी दूर है भाई, तो दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो ये क्योंकि सवाल ही वो गलत हो गया ना कि दिल्ली कितनी दूर है, दिल्ली कितनी दूर है, ये सवाल ही गलत है हमारा। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ही बता सकते हैं, डायरेक्ट हम नहीं। हमारा सवाल अगर ये पूछा जाता कि प्रयागराज से दिल्ली कितनी दूर है, तो अलग दूरी होगी। पटना से दूरी पूछा जाए तो अलग होगा। मुंबई से दिल्ली की दूरी कुछ और होगी। तो किसी भी वस्तु की स्थिति हम किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष ही बता सकते हैं। किसी भी वस्तु की स्थिति हम किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष ही बता सकते हैं, ऐसे बता पाना संभव नहीं है हमारा। तो प्रयागराज से दिल्ली कितनी दूरी है, अगर यह सवाल था तब जायज था हमारा। लेकिन ऐसे कह देते कि दिल्ली कितनी दूर है, तो यह बता पाना संभव नहीं था। ये बता, तो अब हम कहें कि ओ के सापेक्ष बिंदु की स्थिति क्या है। ठीक है, ओ के सापेक्ष बिंदु की स्थिति क्या है, पी की स्थिति, तब ये सवाल जायज बनता है। तब ये सवाल क्या है, जायज बनता है हमारा। तो अब यहां पे अब क्या करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में बताना है उसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। एक क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस कहलाता है, और ये हमारा क्या कहलाता है, वाई एक्सिस कहलाता है। मतलब क्षैतिज वाले को क्या कहेंगे, एक्स अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्स अक्ष कहेंगे, और वाई एक्सिस को क्या कहेंगे, इधर जो कहेंगे वो वाई एक्सिस कहा जाएगा, वाई अक्ष कहा जाएगा हमारा। अब इस पी पॉइंट पर पहुंचना है तो हम क्या करते हैं, पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। हम पी से एक हम अरे यार, पी से एक परपेंडिकुलर, अरे क्या हो गया, पी से एक क्या किया हमने, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करेंगे, मान लो पीएम, और पी से एक परपेंडिकुलर वाई अक्ष पर ड्रॉप करते हैं। क्या कहते हैं, वाई अक्ष पर ड्रॉप किया जाता है हमारा। मान लिया कि ये दूरी हमारा क्या है, y1 है, और ये दूरी क्या है, x1 है। ठीक, तो यहां पर हमारा क्या, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या लिखते हैं, x1, y1 कहते हैं हम लोग। तो किसी पॉइंट का मतलब 2D में किसी पॉइंट का पोजीशन जो हम बताते हैं वो कोऑर्डिनेट की मदद से बताते हैं। वेक्टर में हम पोजीशन वेक्टर की मदद से बताएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एफिक्स कहते हैं, उसे शायद प्रत्यय हिंदी में कहा जाता है। 3 डायमेंशनल में 3 आ जाएगा हमारा। तो किसी अगर ये सवाल पूछे कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है क्या, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट इज एन ऑर्डर्ड पेयर, एक क्रमित युग्म होता है। क्रमित युग्म याद करिए, सेट थ्योरी में पढ़ा जाता है, सेट थ्योरी और रिलेशन वाले चैप्टर में। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर इज द कलेक्शन ऑफ 2 एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। वो भी क्या होता है, एक सेट होता है, एक समुच्चय होता है हमारा। लेकिन वो क्या होता है, उसके जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उसके जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, क्रमित युग्म में होते हैं। मतलब जैसे कि हम कहें कि सेट 1 2 लिखें या सेट 2 1 लिखें, हम बात बराबर है। लेकिन 1 2 लिखा जाए तो ये 2 1 के बराबर नहीं है, 2 1 के बराबर नहीं है हमारा। तो ये हमारा क्या है, सेट है, और ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। इसमें भी 2 ही एलिमेंट है, इसमें भी 2 ही एलिमेंट है, लेकिन यहां क्रम का कोई मतलब नहीं है। समुच्चय में हम किसको पहले लिख रहे हैं, किसको बाद में लिख रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है, उससे कोई मतलब नहीं आता है हमारा।
अरे सौर्या मैथमेटिक्स जी, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा आपका, अगर जिस बैच में है टीजीटी के बैच में है तो टीजीटी की परीक्षा तक आपके पास वीडियो रहेगा। हैरान परेशान ना होइए, अगर गलती है तो एक बार यहाँ मैसेज कर दीजिएगा, वो आपका एक्सटेंड हो जाता है। ज्यादा हैरान परेशान मत होइए, आप पढ़िए, पढ़ने पे यकीन रखिए ना, पढ़ने पे आप यकीन रखिए, ये सब मोह माया में ना पढ़िए, चिंता में मत पढ़िए। कौन बोल रहे हैं? सौर्या मैथमेटिक्स जी, बिल्कुल हैरान परेशान ना होइए आप। चलिए, तो ये हमारा क्या है, लेकिन यहां ये इसका क्या कहलाता? फर्स्ट कंपोनेंट, ये क्या कहलाएगा? सेकंड कंपोनेंट। तो ये दोनों बराबर नहीं है, एक ये क्रमित युग्म होता है, दो ही एलिमेंट यहां भी होंगे लेकिन क्या होंगे? एक निश्चित क्रम में होंगे, एक फिक्स्ड ऑर्डर में होगा हमारा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे यहां पे। चलिए, तो यहां पर उसी तरह में कह दिया, तो इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसे ही हम क्या कहेंगे? इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे। क्या कहा जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट कहा जाएगा, कोऑर्डिनेट। और जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो क्या कहा जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाई कोऑर्डिनेट। या फिर हिंदी में एब्सेशा, इंग्लिश में इसको एब्सेशा भी कहते हैं और इसे ऑर्डिनेट भी कहते हैं, यानी भुज और कोटि। एक्स कोऑर्डिनेट को हिंदी में भुज कहा जाता है और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। इंग्लिश में क्या? एब्सेशा। कहीं भी क्वेश्चन में एब्सेशा लिखा मिल जाए यानी कि वो एक्स कोऑर्डिनेट की ही बात कर रहा है, भुज की ही बात कर रहा है, और खाली ऑर्डिनेट लिखा मिल जाए इसका मतलब वो कोटि की बात कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है हमारा। ठीक है, अब यहां हम लोग जानते हैं क्या? दूसरा चीज यहां पे बहुत बचपन में आपने ये सीखा होगा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये हमारा क्या कहलाएगा? ओरिजिन कहलाएगा, मूल बिंदु। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहते हैं, जिसको हम क्या है, जिस के रिस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो साइन कन्वेंशन इसका क्या होता है कि वाई अक्ष के इधर, वाई अक्ष के इधर एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इधर अगर हम एक्स डैश लेंगे तो इधर क्या हो जाता है? निगेटिव। वाई वाला इधर पॉजिटिव हो जाता है और इधर वाई डैश वाला क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। तो ये पूरे प्लेन को, पूरे समतल को क्या कह रहा है कि चार बराबर भाग में बांट रहा है, चार बराबर भाग में बांट रहा है हमारा। तो जिसको क्या आप लोग जानते हैं कि क्या कहते हैं? एकदम बेसिक है, तो ज्यादा हड़बड़ाइएगा नहीं सर, एक तो एकदम बच्चों वाला जैसा ही पढ़ा रहे हैं। तो वाकई आज बच्चों वाला ही पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे ही चीजें फिर आगे जाकर के, क्योंकि अगर सीक्वेंस में हम पढ़ते जाते हैं और कहें ये सब आता है हमारा, मतलब कुछ लोग कहते हैं क्या सर मजाक कर रहे हैं, ये सब तो हमको आता है। तो आते, अगर सब कुछ आता होता तो फिर यहां आने की जरूरत ही नहीं होती, कहीं आप सेलेक्ट हो गए होते। ठीक, तो कभी कभी दिक्कत यही होती है हमारे साथ कि लगता है कि हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ आता है। तो सब कुछ आता है लेकिन हम ध्यान से चीजों को नहीं पढ़ते हैं, छोटी छोटी बातें, बहुत सारी चीजें दिमाग से निकल जाती है। आज हम इतने दिन से 28-29 साल पढ़ाते हो गए, आज भी हम एनसीईआरटी नहीं बता सकते, एक एक लाइन हमको याद है। आज भी कभी उठा करके देखते हैं तो एकाध सारी चीजें, बहुत सारी चीजें नहीं मिल जाती हैं। तो शुरुआत से आपको देखना ही पड़ेगा जब तक कि आप सेलेक्ट ना हो जाए, और सेलेक्ट होने के बाद भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आप टीचिंग फील्ड में जाने का सोच रहे हो या जाना चाह रहे हैं तो कब्र में पांव लटके रहेंगे तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तब भी आपको नई नई चीजें मिलती रहेंगी। चलिए खैर, तो अब यहां पर क्या, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसा कि जानते हैं इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? थर्ड क्वाड्रेंट, यानी तृतीय चतुर्थांश। और इसे क्या कहा जाता है? हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है, यानी चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है हमारा। अब यहां पर एजुकेट डिक्शन क्लास, हाँ भाई बिल्कुल टीजीटी के लिए है। तो यहां पर क्या है,
इसमें दोनों कोऑर्डिनेट जो फर्स्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। यहां पर x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव, इसमें आपका दोनों नेगेटिव होगा और इसमें आपका क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, और ओरिजिन का क्या हो जाएगा, 0 0। ठीक है, तो x एक्सिस पे करेंगे तो y हमेशा 0 होगा और y एक्सिस पे करेंगे तो x हमेशा 0 होगा हमारा। ठीक, तो मतलब इसका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब उस बिंदु पर पहुंचने के लिए हमें x अक्ष की धनात्मक दिशा में दूरी तय करनी है, y अक्ष के भी धनात्मक दिशा में दूरी तय करनी है हमारा। ठीक है, तो जैसे अगर हमारा किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया ये, सॉरी पहले इसको समझ लें, तो यहां पर जो pm का लेंथ होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉड ऑफ y1, और pn जो हो जाएगा वो मॉड ऑफ x1 हो जाएगा। मतलब ये चीज जो दिया हुआ है हमारा वो क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ p, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस, ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस से डिस्टेंस है हमारा, और ये क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ p, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा। मतलब कि क्या, किसी बिंदु का x अक्ष से जो दूरी होगा, किसी बिंदु का x अक्ष से जो दूरी होता है, बिंदु के y कोऑर्डिनेट का मॉडुलस, मॉडुलस क्यों लगाए हैं ये अभी डिस्कस करते हैं हम लोग, और किसी बिंदु का x अक्ष से जो दूरी होगा y कोऑर्डिनेट का मॉडुलस, और y अक्ष से जो दूरी होगा वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का मॉडुलस के बराबर होता। मॉड हमने इसलिए लगाया यहां पे क्योंकि अब जैसे कि मान लीजिए किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा 3,5 है, x एक्सिस और y एक्सिस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। मतलब कि इस बिंदु P पर पहुंचने के लिए हमें 3 इकाई दूरी x अक्ष की धनात्मक दिशा में यानी y के दाहिनी तरफ चलना पड़ा है, और x अक्ष के ऊपर यानी y अक्ष की धनात्मक दिशा में हमें कितनी, 5 इकाई दूरी तय करनी पड़े। ये 3 तो ये भी 3, ये 5 तो ये भी 5 हमारा, ये 5 तो ये भी 5 हो जाएगा हमारा। तो लेकिन अगर यही कह देता हमारा क्या, ये पॉइंट दे देता कि -3, -4 दे देता, तो अब अगर हम x ये पॉइंट हमारा -3, 4 दे देता। अब यहां अगर हम बात करें तो ये वाला 4 और ये वाला कितना, -3, मतलब ये -3, तो यहां से यहां का लेंथ, ये नेगेटिव OM जो है वो कभी -3 के बराबर तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि लेंथ तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, लेंथ तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो यहां जो हम OM लिखेंगे, OM हम लिखेंगे मॉड ऑफ -3 यानी कि 3 लिखेंगे, OM जो लिखेंगे मॉड ऑफ 3 हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि ये माइनस क्यों लगा है फिर हमारा, तो माइनस कोऑर्डिनेट में लगाने का बस यही मतलब है केवल कि वो डायरेक्शन हमें इंडिकेट कर रहा, ना कि लेंथ कर रहा, ना कि डिस्टेंस कर रहा, उसका काम केवल डायरेक्शन को बताना होता है, दिशा बता रहा कि x अगर पॉजिटिव है मतलब उस बिंदु पर पहुंचने के लिए हमें y अक्ष के दाहिनी दिशा में चलना है, x निगेटिव है तो उस बिंदु पर पहुंचने के लिए x अक्ष की बाईं दिशा में चलना है। अगर ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है मतलब उस बिंदु पर पहुंचने के लिए हमें x अक्ष के ऊपर दूरी तय करनी है, और y निगेटिव है, y अगर निगेटिव है हमारा तो फिर क्या, उसके क्या है, x अक्ष के नीचे हमें चलनी है। क्या करना है, x अक्ष के नीचे चलना है हमारा। इतनी बात इसलिए, तो लेंथ तो कभी नेगेटिव में हो नहीं सकता, लेंथ तो कभी, इसलिए हमने यहां जो लगाया था वो क्या लगा दिया था, मॉड लगा दिया था, क्योंकि यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में तब तो आपको पॉजिटिव ही दिखेगा, लेकिन सेकंड में तो x निगेटिव हो जाएगा, थर्ड में तो दोनों निगेटिव हो जाएगा, चौथे
चौथे में y निगेटिव और x पॉजिटिव हो जाएगा। तो भले कोऑर्डिनेट माइनस रहे चाहे प्लस रहे, लेकिन x अक्ष और y अक्ष से जब दूरी लेंगे तो हमेशा वहां मॉड लगा करके किया जाता है। इतनी बात आई सबके समझ में या कोई दिक्कत? जल्दी से एक बार बताइए। बहुत एकदम बेसिक सी चीज, कोऑर्डिनेट क्या होता है यहां से मैंने स्टार्ट किया है। इतनी बात समझे सब लोग? जल्दी से एक बार बताइए, जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें भाई। जल्दी, अरे नेचर विद कराएंगे मतलब कि तुरंत अभी आपने आदेश दिया तुरंत हम पालन करें कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके तुरंत उसको कराने लगे? अरे आने दो, एस्टेट का फॉर्म आने दो, एस्टेट का फॉर्म आएगा तो एग्जाम के पहले करा देंगे अगर नहीं कराए होंगे। लेकिन हमें लगता है कि हुआ होगा, जब 24-23 वाला हुआ है तो 24 वाला भी हुआ होगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखो। आप बोले थे कराएंगे, क्या बोले थे? बस सब क्लास व्लास रोक करके सबसे पहले उसी को कराने लग जाएंगे। अरे रुको जरा, सबर करो भाई। नेचर विथ मैथ्स क्लियर। तो ये अब यहां पर, अब हमने यहां पर देखा कि ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस है। तो दोनों के बीच एंगल क्या है? 90 डिग्री है। दोनों के बीच एंगल क्या है आपका? 90 डिग्री हमारा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर एक्सिस कहते हैं। रेक्टेंगुलर एक्सिस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर एक्सिस। लेकिन दोनों एक्सिस के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री ही रहे। टारगेट सेट टेस्ट पीजीटी क्वेश्चन 50 का ही आंसर राइट हो पाया है सर, क्या मतलब? दिलीप भैया अभी नहीं बता सकते हैं क्या होगा नहीं होगा। चलो, तो यहां क्या है? इसको रेक्टेंगुलर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर एक्सिस कहा जाता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम एक्सिस ऐसे भी बना सकते हैं। ये हमने ये ओरिजिन लिया, ये एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस। मान लो यहां 60 डिग्री है, मान लो ये क्या है? 60 डिग्री है हमारा। ठीक, तो अब यहां इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको जो हम लोग कहते हैं वो ऑब्लिक एक्सिस कहा जाता है। इसको जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? ऑब्लिक एक्सिस। लेकिन ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है। ये चीज आपके सिलेबस में नहीं। हाँ, क्वेश्चन जैसे एसएल लोनी वगैरह जब कोऑर्डिनेट का उठाएंगे तो उसमें ऑब्लिक एक्सिस भी दिया रहेगा। और एसएल लोनी कोऑर्डिनेट की बहुत अच्छी, शानदार, जबरदस्त, बहुत पहले किताब है लेकिन बहुत जबरदस्त किताब है। तो अगर वो किसी के पास होगा तो आपको रेक्टेंगुलर एक्सिस भी वहां मिलता है और ऑब्लिक एक्सिस भी मिलता है। लेकिन फिलहाल आपको ऑब्लिक एक्सिस बस जान लीजिए। लेकिन आप कहते किसको हैं? अगर दोनों एक्सिस के बीच एंगल 90 डिग्री है तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारा, और 90 डिग्री के अलावा कुछ भी है, 60 है, 70 है, 100 है, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में जो कहते हैं, उसको जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? अरे नेचर विथ मैथ्स बोले जब कराएंगे तो कराएंगे। डेट हम कुछ नहीं बता सकते हैं अभी। अभी जो पहले पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए ना। जब आपको एक बार बोला, एक बार देखेंगे, नहीं कर, क्योंकि एग्जाम के बाद ही जनरली करा दिया जाता है। तो नहीं हुआ होगा तो करा दिया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखो ना मेरे भाई। बोला तो एस्टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके पहले करा देंगे, एस्टेट के एग्जाम के पहले। हैरान परेशान क्यों है इसमें? 12-15 क्वेश्चन तो 23 वाला रिपीट कर दिया था, 24 में अच्छा खासा रिपीट कर दिया था। तो थोड़ा सा रुको, जरा सबर करो। अब एकदम आप आदेशित करने लगेंगे कि अभी कराओ, ये कराओ, तो भैया तो थोड़ा समझा करो बाबू, मेरे लाल, मेरे सोना, थोड़ा सा समझा करो। अरे बाप रे बाप।
ठीक, तो ये चीज हमको, तो इस पे हम लोग चर्चा भी नहीं करेंगे। तो अभी के क्वेश्चंस में आपको कहीं भी चाहे एक्सिस लिखा हो चाहे रेक्टेंगुलर एक्सिस लिखा हो, तो एक्सिस के बीच एंगल आप 90 डिग्री ही लेंगे। अगर ऐसा कहीं जब आगे जब जाते हो, जब आपको दोनों एक्सिस के बारे में पढ़ना होता, तो वहां बकायदा क्वेश्चंस में लिख दिया जाता है कि इन द ऑब्लिक एक्सिस, और या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, रेक्टेंगुलर एक्सिस है हमारा। ठीक, अब यहां पे किसी पॉइंट का जब आप कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, किसी पॉइंट का जैसे आपने कोऑर्डिनेट लिया एक्स वाई, और ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने एक्स कॉमा वाई लिखा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहा जाता है, यानी कि क्या, कार्तीय निर्देशांक। हिंदी में क्या कहा जाता है, कार्तीय निर्देशांक कहा जाता है हमारा। कार्तीय निर्देशांक कहा जाता है। अब कार्तीय निर्देशांक, अब यहां पर कोऑर्डिनेट करने का एक तो ये भी पोजीशन बताने का तरीका है, और दूसरा पोजीशन बताने का तरीका क्या है हमारा, क्या कि ये ओ कोई पॉइंट हमने ओरिजिन लिया, ये ए है, और दूसरा ये पी पॉइंट है हमारा, जिसको कि कर्वेचर वगैरह में अक्सर बहुत जरूरत पड़ती है आपको। ठीक, तो यहां पर ये एंगल हम लोग क्या लेते हैं, थीटा गारंटी, और ये डिस्टेंस क्या है, अगर आर है, तो पी का कोऑर्डिनेट हम लोग यहां क्या लिखते हैं, आर कॉमा थीटा लिखते हैं। तब इस केस में P का जो कोऑर्डिनेट लिखा जाता है आर कॉमा थीटा लिखा जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है हमारा, ध्रुवीय निर्देशांक। इसको हम लोग जो कहते हैं वो क्या है, ध्रुवीय निर्देशांक कहा जाता है। अगर x, मतलब वहां पर क्या था कि एक कार्टेशियन वाले में एक एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बता रहा था, एक वाई एक्सिस से डिस्टेंस बता रहा था, तो दोनों हम डिस्टेंस की मदद से बता रहे थे। तो अगर किसी पॉइंट का पोजीशन हम दोनों डिस्टेंस की मदद से बता रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाएगा। लेकिन यहां पर थीटा के लिए क्या कहलाता है, इनिशियल साइड कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, फाइनल साइड या टर्मिनल साइड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल साइड कहा जाता है, टर्मिनल साइड कहा जाता है हमारा। तो यहां पर दोनों नहीं है, यहां जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या बता रहा है, ओरिजिन से पी पॉइंट का डिस्टेंस बता रहा है, और सेकेंड पार्ट जो है वो एंगल बता रहा है। सेकेंड पार्ट जो है वो एंगल बता रहा है हमारा। तो ये क्या कहलाएगा, ध्रुव। ये क्या कहलाएगा, यही इसका पोल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इसका पोल कहलाता है हमारा। बाकी इसके बारे में और क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो ये दोनों चीज पढ़ना है आपको, हर चीज, पोलर कोऑर्डिनेट्स भी पढ़ना है और कार्टेशियन भी पढ़ना, दोनों की जरूरत पड़ेगी आपको कैलकुलस पढ़ते समय या वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते समय, खास करके वेक्टर कैलकुलस के समय, हर जगह जरूरत। डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी आ जाता है पोलर वाला हमारा। तो ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हर चीज, अब इतना लंबा सिलेबस है हमारा कि हर चीज अब इसके लिए क्या, तो पोलर को कार्टेशियन में कैसे बदलें और कार्टेशियन को पोलर में। जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, सर्किल है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता वाले हिसाब किताब है। तो हर चीज का कार्टेशियन फार्मूला भी होता है, पोलर फार्मूला भी होता है। तो सबको एक बार हम कार्टेशियन में भी पढ़ें और पोलर में भी पढ़ें। ठीक, तो ये तो भाई थोड़ा सा ज्यादा लेंदी ना हो जाएगा। तो जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं वो कार्टेशियन वाला पढ़ते हैं। जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं वो कार्टेशियन वाला। 100 में से अगर 100 सवाल पूछता है तो 99 सवाल भी आपका कार्टेशियन से ही पूछता है। एक आध ठो भूले भटके कभी कभी पोलर का भी पूछ लेता है आपको। तो उसके लिए क्या, बस इतना हम याद रखें कि कार्टेशियन को पोलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और पोलर को कार्टेशियन में कैसे, मतलब कार्तीय दिया है तो ध्रुवीय में कैसे बदलेंगे, और ध्रुवीय दिया है तो कार्तीय में कैसे बदला जाता है हमारा। तो ये चीज हम लोग देखते हैं। तो ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। अब यहां मान लीजिए पी पॉइंट लिया, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। अब ये डिस्टेंस हमारा आर है,
थीटा है, तो इसका क्या हो गया, आर कॉमा थीटा हो गया। तो पी पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई और पोलर कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा हमारा। अब इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दें हम, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ हमने क्या बोला y और ये वाला लेंथ कितना x हमारा। तो इन ट्रेंगल OPM में क्या हो जाएगा, थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। तो अगर हम cos थीटा लेंगे तो cos थीटा OM बाई OP यानी कि x अपॉन r। तो x इज इक्वल टू कितना, r cos थीटा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r cos थीटा। और इसी में अगर हम sin थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर यानी PM बाई OP यानी y अपॉन r। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। तो अगर हमें r और थीटा दिया रहे, अगर हमें r और थीटा दिया रहे तो x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r साइन थीटा से हम क्या है, पोलर वाले को कार्टेशियन में बदल सकते हैं, यानी ध्रुवीय वाले को कार्तीय रूप में बदला जा सकता है हमारा। जैसे अगर हम बात करें क्या ये दिया है हमारा क्या 5,2 पाई बाई 3 दे दिया, 2 पाई बाई 3 दे दिया हमारा। तो यहां पर r कितना है, 5 दिया है और थीटा कितना दिया है, 2 पाई बाई 3 दिया है, ठीक। तो x की बात करें तो r cos थीटा यानी 5 cos 2 पाई बाई 3 यानी कि -5/2 हो जाएगा। और y की बात करेंगे तो r साइन थीटा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 साइन 2 पाई बाई 3, तो √3/2 ना 5√3/2, 5√3/2 हमारा। तो यहां पर इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना, -5/2 5√3/2। मतलब ये इसका पोलर दिया था, ये इसका क्या मिल गया, कार्टेशियन मिल गया। ये क्या मिल गया हमारा, इसका कार्टेशियन मिल गया। मतलब 2-4 सेकंड का है, 2-4 सेकंड से ज्यादा का नहीं होता है हमारा। फिर अगर हम बात करें, जैसे दे दिया क्या 13, 10 इनवर्स 5/12 दे दिया, 5/12 दे दिया। तो यहां पर r कितना दिया है, 13 दिया है और थीटा कितना दिया है, 10 इनवर्स 5/12 दिया हुआ है हमारा। अब यहां पर तो क्या हो जाएगा, 10 थीटा बराबर 5/12, 5/12। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा 5/13 और कॉस थीटा जो हो जाएगा वो कितना, 12/13। 5/13 और कॉस थीटा कितना, 12/13। कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 12/13 देगा हमारा। अब यहां पे अगर हम बात करें तो x बराबर क्या था, x हमारा r cos थीटा था, तो ये 13,12/13, मतलब ये क्या हो जाएगा 12। और y बराबर क्या था, r साइन थीटा था, तो 13,5/13 यानी कि 5। तो इसका मतलब जो कार्टेशियन हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12,5 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, 12,5 लिखा जा सकता है। क्लियर है, मतलब ये पोलर था और यहां पोलर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दिया है। ये समझ में आई इतनी बात कि पोलर को कार्टेशियन में कैसे बदलते हैं, जल्दी से एक बार बताइए। SK यादव सर क्लियर बोल रहे हैं, बाकी लोग भी जल्दी से बताइए, जल्दी से एक बार बताएं भाई। ये समझ में आया पोलर को कार्टेशियन कैसे करते हैं, जल्दी से बताएं तो फिर अगले पे चलें। जल्दी से एक बार प्लीज बताइए। सीमा कश्यप जी क्लियर है, SK यादव जी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। पानी सही है रखा हुआ, पी सकते हैं, क्लियर है, क्लियर।
चलिए अब यहां पे अगर हमें क्या कार्टेशियन दिया है और पोलर बनाना है, कार्टेशियन दिया है और पोलर बनाना है, तो हमने क्या पढ़ा, x बराबर r cos थीटा और y बराबर कितना r sin थीटा, यही तो पढ़ा। तो दोनों को अगर स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या मिल गई, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या मिल गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उपाध्याय सर आ जाएंगे तो हमको बता दीजिएगा। ये अब बचा थीटा, तो अगर हम डिवाइड कर देते तो y बाई एक्स बराबर कितना हो जाता, टेन थीटा हमारा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स y बाई एक्स, टेन इनवर्स y बाई एक्स हमारा। तो अब अगर हमें एक्स वाई दिया है तो हमें r यहां से मिल गया और थीटा यहां से मिल गया, लेकिन एक लोचा हो जाता है, एक थोड़ी सी समस्या इसमें आ जाती है। समस्या क्या आ जाती है कि जैसे अगर हमने पॉइंट लिया, क्या पहला पॉइंट हमने लिया, मान लो कि P1, 1 और दूसरा पॉइंट लिया Q -1, -1 लिया, तो यहां पर x कितना है, 1 है, y भी कितना है, 1 है, तो r क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 2, और थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/1 यानी कि पाई बाई 4 आ जाएगा हमारा। तो इसका जो पोलर बन गया रूट 2, पाई बाई 4 बन गया। अब यहां x -1 है, y भी -1 है हमारा, तो यहां पर फिर r करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये भी रूट 2 हो जाएगा। और थीटा की बात करेंगे तो टेन इनवर्स -1/-1, ये टेन इनवर्स 1, फिर ये पाई बाई 4 आ जाएगा। तो इसका भी जब करेंगे तो ये r रूट 2 आया है और थीटा पाई बाई 4 ही आया है। लेकिन क्या ऐसा कभी पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल तो है नहीं हमारा। क्यों नहीं पॉसिबल है भाई, क्योंकि अगर हम यहां बात करें P11 है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन यहां अगर हम Q की बात करेंगे तो Q -1, ये तो थर्ड में आएगा हमारा। तो ये वाला लेंथ चलो रूट 2 है और ये वाला लेंथ भी कितना, रूट 2 है। लेकिन एंगल का फर्क आ जाएगा, एंगल का फर्क, तो ये वाला एंगल तो पाई बाई 4 होगा हमारा, क्योंकि इनिशियल साइड तो ये था ना हमारा। अब ये वाला एंगल पाई बाई 4 तो नहीं होगा ना, तो एक्चुअली में जो एंगल मिलता है हमारा, ये वाला पाई बाई 4 मिलता है। पाई इसमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। पाई इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, करेक्शन करना पड़ेगा। क्यों करें, तो इसका जो होगा पोलर कोऑर्डिनेट ये ना हो करके इसका पोलर कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो रूट 2, 5 पाई बाई 4 होगा। रूट 2, 5 पाई बाई 4 या रूट 2, -3 पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। 5 पाई बाई 4 भी लिखा जा सकता है और -3 पाई बाई 4 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों यहीं पे पहुंचेंगे। इधर से अगर चलेंगे तो ये टोटल एंगल पाई बाई 4, और अगर इसी एंगल को हम इस साइड से चलते तो ये -3 पाई बाई 4, ये एंटी क्लॉकवाइज में है और ये क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल को जानते हैं पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेते हैं। तो यहां इसमें क्या करना पड़ेगा, पाई ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। पाई हमें ऐड मतलब करेक्शंस की जरूरत होती है। तो करेक्शंस की जरूरत क्यों पड़ी, करेक्शन, क्योंकि जब आप ट्रायंगल बना रहे हो ये Q -1 और -1 वाला, तो जब हम y बाई एक्स कर रहे हैं तो ये लेंथ -1 है और ये लेंथ -1 है ना, तो यहां कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है, कोऑर्डिनेट तो हमारा नेगेटिव है, लेकिन x एक्सिस और y एक्सिस से लेंथ तो कभी नेगेटिव ले नहीं सकते थे। हमें मजबूरी में क्या लगाना पड़ा, मॉड लगाना पड़ेगा।
ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ गलती हमने किया ना, वो हमारी समस्या है, तो उसको हमें उन समस्या को दूर भी करना पड़ता है, लास्ट में हमें करेक्शन भी करना पड़ता है। तो करेक्शन करने का आपको याद क्या रखना है, सेम चीज जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालते समय करते थे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट, सब चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड होता है, बहुत सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड होती है। तो अगर हमारा x कॉमा वाई है तो r यहां पे क्या हो जाएगा, r तो चलो ठीक है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा जो होता है वो टेन इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, जब x ग्रेटर देन 0 y भी ग्रेटर देन 0, पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, जब x लेस देन 0 हो y ग्रेटर देन 0, हम शुरुआत में ही मॉड लगा देते हैं, पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, अगर x भी लेस देन 0 हो y भी लेस देन 0 हो, और 2 पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, अगर x ग्रेटर देन 0 हो और y लेस देन 0। तो कोऑर्डिनेट का हम क्वाड्रेंट तो पता कर ही लेंगे, तो थीटा निकालने के लिए पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो इससे थीटा निकालेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इससे निकालेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसकी मदद से निकाला जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो इसकी मदद से थीटा निकाला जाता है हमारा, इसकी मदद से हम लोग थीटा निकालते हैं। तो जैसे अब हमारा कोई भी पॉइंट दे दिया, क्या दे दिया, हमें चाहिए 1 कॉमा माइनस रूट 3 चाहिए, तो x हमारा 1 है, y हमारा माइनस रूट 3 है, तो r तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अरे यार माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 हमारा, और थीटा तो x प्लस में है y माइनस में है, तो 2 पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड माइनस रूट 3 बाई 1, यानी 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, यानी कि इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 2 कॉमा 5 पाई बाई 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 कॉमा 5 पाई बाई 3 लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स में सर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए माइनस रखें, अरे दिलीप भैया अधूरी बात आप याद रखते हो प्रभु, तो हम क्या बताएं दिलीप भैया आपको। हाय भगवान, हाय भगवान, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लगा, अरे वो जो लगाते थे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए लगाते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट तो इनफाइनाइट होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट तो इनफाइनाइट होता है, ठीक है, तो दोनों एक ही बात हुई बाबू। उस समय भी शायद हम लोग चर्चा किए थे, ठीक। अरे मेरे भाई ये बताओ 2 पाई सॉरी पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स लिखा जाए या टेन इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स माइनस पाई लिखा जाए, दोनों एक ही एंगल की ही तो बात कर रहा है, दोनों क्या कर रहा है, एक ही एंगल की बात कर रहा। देख लो भाई तीसरे क्वाड्रेंट में मान लो हमने -1 माइनस रूट 3 लिया, तो r हमारा r हमारा 2 हो गया। अब थीटा की बात करो तो पाई प्लस टेन इनवर्स रूट 3 हमारा, टेन इनवर्स रूट 3 बाई माइनस रूट 3 -1, या टेन इनवर्स माइनस रूट 3 बाई -1 माइनस पाई करो, तो क्या दोनों एंगल अलग अलग है, तो ये पाई प्लस पाई बाई 3 या पाई बाई 3 माइनस पाई, तो ये क्या हो गया 4 पाई बाई 3, और ये क्या हो गया -2 पाई बाई 3। तो मेरे भाई दोनों एंगल तो सेम ही है ना। अब यहां अगर आप बात करोगे -1 कॉमा माइनस रूट 3 पे, तो ये वाला पॉइंट P मिलाए, तो अगर इधर से जाएंगे तो ये 4 पाई बाई 3 बनेगा हमारा, और इसी को अगर हम क्या जाएंगे
क्लॉकवाइज इस पॉइंट पे पहुंचना है तो एंटी क्लॉकवाइज भी पहुंचा जा सकता है, क्लॉकवाइज भी पहुंचा जा सकता है। तो इधर से तो 4 पाई बाई 3 और इधर से जाएंगे तो -2 पाई बाई 3 जाएगा। तो बात तो एक ही हो गया ना। स्टार्ट हो गया क्या, खत्म होने वाला? आप स्टार्टे की बात कर रहे हो संजीव मौर्य जी, इसका मतलब डेली क्लास करते नहीं है। क्लियर है? अब दिक्कत दूर हुई दिलीप भैया, दिक्कत दूर हुई। तो अगर z बराबर -1 - आई है तो यहां आर्ग्यूमेंट ऑफ z आप 4 पाई बाई 3 लिखें तब भी सही है, -2 पाई बाई 3 लिखें तब भी सही है। तो ये वाला इसका क्या प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है हमारा। तो याद तो रखते हो लेकिन अधूरा याद रखते हैं। उसके बाद फिर कहेंगे अरे सर गुरुजी वहां थे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के तो इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, एक थोड़ी होता है हमारा, लेकिन उसमें जो माइनस सकते हैं। चलिए यहां तक उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया सबका, या कोई डाउट है जल्दी से एक बार बताएं। रुक गई क्लास जी, क्लास ही रुक, अच्छा चलने लगे। जल्दी से एक बार बताएं। ना ना अभी स्टार्ट नहीं हुई होगी भाई, हम छोड़ेंगे तब तो सर लेंगे। चलिए तो कल हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला फिर आपका क्या है, कोई 3 पॉइंट है तो कोलिनियर कब होता है, ट्रेंगल कब बनता है, ट्रेंगल बनता है तो इक्विलेटरल कब, आइसोसेलस कब, ये सारी बातों को कल हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी बीपीएससी के लिए किसी को एडमिशन लेना है, चाहे 6 से 8, चाहे 9 10, चाहे 11 12, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए। आप ले सकते हैं एक आराम से, एक बहुत बड़ा मौका बाबा तो यहां झिला ही रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का बीपीएससी में उद्धार हुआ है, क्या पता TRE4 आप ही के लिए आया हो, आपका उद्धार हो जाए TRE4 में। चलिए जय हिंद, जय भारत। पता है सर आ गया है?